एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और डिस्कशन एनसीईआरटी का हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के एनसीईआरटी हमने पढ़ा। तो इतिहास हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। हिस्ट्री जो ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जो हिस्ट्री के बाद जगह फिर देंगे। इसके बाद जो होता है पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स वेस्ट और सेमेस्टर अर्थशास्त्र जो होता है एनसीईआरटी का, फिर इन्वायरमेंटल आएगा। यहाँ पर हम लोग क्लास 12 का आज एनसीईआरटी हमने बताया था आपको अगले वीडियो में कि क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। भाग 1 आपको पढ़ने के लिए बताया था और हमने आपको बताया था कि ये भाग 1 पढ़िएगा जिसमें आपके भारतीय इतिहास के कुछ प्राचीन विषय मिलेंगे, ठीक है। कुछ प्राचीन इतिहास मिलेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। अगर आपको यूपीएससी नहीं क्लियर करना है या यूपीपीसीएस के क्लियर करना है या आरओ क्लियर करना है या आरओ क्लियर करना है तो आपको जो होता है एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण होता है। 60 से 70 क्वेश्चन सीधे यही एनसीईआरटी से आते हैं। आप तक पढ़े होंगे, आपको अनुभव भी हो गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी से पूछे गए थे। इसलिए एनसीईआरटी के हम किताबों से व्याख्या करेंगे और कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में व्याख्या करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपको 12 क्लास का जो होता है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप लोग हैं, उसमें प्राचीन इतिहास के कुछ विषय, उसमें पहला अध्याय जो दिया गया होगा ईंट, मनके तथा अस्थियां जो हड़प्पा सभ्यता से, वहाँ पहला चैप्टर आपका होगा। उस चैप्टर में पहला चैप्टर है तो आपने अध्याय पढ़ चुके होंगे। आपको 2 दिन का भी समय भी दिया गया था। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है इस पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर कह रहा है सत्य कथन को निकालिए। जो कथन सत्य है उसको निकालेंगे। हड़प्पा काल में चावल का उत्पादन और फसलों की तुलना में अधिकतम था। कह रहा है हड़प्पा काल में चावल का उत्पादन अन्य फसलों की तुलना में अधिक था। ये गलत है, ठीक है। बल्कि हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है कि चावल नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करेगा हड़प्पा काल में तो गेहूँ साक्ष्य मिले हैं और जौ का मिले हैं, दाल का मिले हैं और सफ़ेद चना मिला है, ठीक है। सफ़ेद चना और तिल के साक्ष्य मिले। चावल के तो साक्ष्य नहीं जल्दी मिले थे, बाद में जो होता चावल के साक्ष्य मिले बहुत कम मिले थे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका गलत है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर आपने पता कर लिया कि चावल हड़प्पा काल में चावल का उत्पादन जो होता है अन्य फसलों की तुलना में बहुत कम था, अधिक नहीं था बल्कि बहुत कम था। गेहूँ, जौ, सफ़ेद तिल मिले हैं, दाल मिले हैं, चना मिले हैं, ये साक्ष्य जरूर मिले हैं। तो अगर पहला आपको गलत लग रहा है तो आप ऑप्शन में आ जाइएगा तुरंत। पहला देखिए किस में है, ए में है तो इसका मतलब पहला भी गलत हो जाएगा। इसमें भी सी में भी है पहला तो इसमें भी गलत हो जाएगा। डी में भी पहला है तो इसमें भी गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 है, इसमें पहला नहीं है, इसलिए ऑप्शन बचा केवल आपके पास कौन, बी बचा, ठीक है। और कोई ऑप्शन है नहीं, पहला गलत है तो इसलिए बी बचा। अब दूसरा तीसरा अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहे हैं, अब पहला आप क्लियर जो होता है सही आपके दिमाग में है तभी आप एलिमिनेशन के द्वारा क्या कर सकते, आंसर निकाल सकते। तो चलेंगे। गुजरात के स्थलों में बाजरे के दाने प्राप्त होते थे, ठीक है, ये सही है। हड़प्पा निवासियों के भोजन मछली पर शामिल था, ये सही है, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है थोड़ी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम एनसीईआरटी की व्याख्या ही पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक लिखता है क्या, देखिए कक्षा 12 का, कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें जो होता मछली भी शामिल है भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है। ये जो होता है रखा गया था, समझ गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या है देखेंगे आप। कह रहा है दूसरा में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। प्राचीन स्थल दिया है और पुरातात्विक खोज करना है, ठीक है। यहाँ पर कितने युग्म सुमेलित हैं आप देखिए, युग्म पूछ रहा है। अगर आपको पूरी जानकारी होगी तभी आप लगा पाएंगे। चलेंगे। लोथल जुता हुआ खेत साक्ष्य मिलता है, ये गलत है, ठीक है। लोथल में जो होता है जुता हुआ खेत साक्ष्य नहीं मिलता है, ये आपका गलत है, ठीक है। जुते हुए खेत का साक्ष्य जो होता है आपको लोथल में नहीं बल्कि बनवाली में मिल जाता है, ठीक है। अगर ये कहा जाए तो बनवाली में, तो ये बनवाली रहता तो मिल जाता, ठीक है। दूसरा देखेंगे बनवाली में मिट्टी के बने हल्का प्रतिरूप सही है।
अगर सोचिए मिट्टी का बना हल का प्रतिरूप अगर बनवाली में मिल रहा है तो खेत जुता हुआ हल किस लिए बनाया जाए, खेत जोतने के लिए। इसका मतलब होता है जुता हुआ खेत भी जो होता है अगर कहीं मिलता है तो बनवाली में मिलता है, तो दूसरा सही है। धौलावीरा में जलाशय बड़े बड़े मिले हैं, श्योर जलाशय मिले हैं, जल का संचयन होता था, कृषि के लिए सही है। नागेश्वर में संघ की बनी वस्तुएं मिली हैं, ये भी सही है, नागेश्वर में संघ की बनी वस्तुएं मिली हैं, तो दूसरा तीसरा चौथा सही, 3 युग्म सही है। तो अब आंसर मारेंगे क्या कि 3 युग्म सही है, अर्थात 3 युग्म सही, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। लेकिन अब बनावली धौलावीरा के बारे में थोड़ी से क्या क्या और साक्ष्य मिले हैं, एनसीईआरटी में जो लिखता थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्या लिखता है, ठीक है। चलिए, बनावली कहाँ पड़ता, हरियाणा में। मिट्टी से बने के हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को जो था कालीबंगन कहाँ पड़ता, राजस्थान नामक स्थान पर जोते हुए खेत का साक्ष्य भी मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंध है, आरंभिक हड़प्पा स्थलों से क्या है, संबंध रखता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा, धौलावीरा गुजरात में जो होता जलाशयों का प्रयोग संभवतः किस लिए होता था, कृषि के लिए और जल संचयन हेतु के लिए किया जाता था। गुजरात में जो होता था जलाशयों का प्रयोग जो होता कृषि के जल संचयन के लिए जो होता है किया जाता था। दूसरा में धौलावीरा में जलाशय मिले हैं, इसका मतलब ये भी जो होता सही है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में, आप स्टेट भी याद रखिएगा। नागेश्वर या बालाकोट में, दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। नागेश्वर और बालाकोट जो होता है दोनों बस्तियां समुद्र कोट की तट पर स्थित है, समुद्र तट पर स्थित है, सही है। संग से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है, करंधियाँ भी प्राप्त हुई हैं, पच्चीकारी भी प्राप्त हुए हैं, इत्यादि जो होता है निर्मित विशिष्ट केंद्र, सही है, ये भी जो होता सही है। संग से बने हुए साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, हो गया। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के मगान से सोने का आयात किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के मगान से सोने का जो होता था आयात किया जाता था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता मगान से सोने का नहीं बल्कि तांबे का आयात किया जाता था। किसका, तांबे का आयात किया जाता था। पहला तो गलत है, अब पहला गलत होगा तो यही ऑप्शन है, देखिए इसमें पहला, इसमें पहला, इसमें पहला, इसका मतलब ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, सही हो जाएगा। अगर पहला आप गलत पा गए कि अगर हड़प्पा सभ्यता में मगान से जो होता है सोने के नहीं बल्कि तांबे के आयात किया जाता था, तो अगर पहला आपको पता ऑप्शन है तो सारे ऑप्शन ये गलत करके दूसरा सही मार दीजिए, खुद ही आंसर आ गया, ठीक है। मिलुआ से तांबे के सोने का निर्यात मेसोपोटामियों को किया जाता था, सही है। खेतड़ी से हड़प्पा तांबे का व्यापार करता था, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखता है, व्याख्या उसका जरूरी पढ़ेंगे, कक्षा 12 की किताब से जो होता निकाला गया है, देखेंगे। तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान या मगान नाम था, मेसोपोटामिया के लेखा में प्रयुक्त नाम से था, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ओमान या मगान कहा जाता था, वर्तमान में ओमान है, इसका नाम क्या था, मगान, समझ रहे हो ना। दक्षिण पश्चिम छोर पर अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर के नाम से लाया जाता था, सोने का आयात नहीं किया जाता था। दूसरे देखेंगे, ओमानी जो ओमान के लोग ओमानी तांबे तथा हड़प्पा पुरातत्वविदों या पुरातत्व वस्तुओं दोनों से निकल करके जो होता है अंश में मिले, और दोनों जो होता है साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं, और एक विशिष्ट प्रकार का पात्र एक बड़ा हड़प्पाई मर्तमान जिसके ऊपरी काली मिट्टी का मोटी परत चढ़ाई गई थी, ठीक है, ओमानी स्थलों में मिला हुआ है, ठीक है। ये जो मर्तमान मिला है, ऐसी छोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे के विनिमय करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग नोट करेंगे, विनिमय करते थे। मेसोपोटामिया, लेक मिलोहा नोट करेंगे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से जो होता प्राप्त हड़प्पा से निर्यात निम्नलिखित में से उत्पादों में जो होता उल्लेख करता है, क्या का, कार्नेलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियां जो होती हैं मेसोपोटामिया के जो होता है मेलुआ से हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त होती है। नोट करिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, नोट करिए। आगे देखेंगे, लोथल से लोथल जो कार्नियन अर्थात गुजरात के भड़ोच में है। सेलखड़ी अर्थात दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात में, और धातु राजस्थान से एक स्रोत के निकट स्थित होता है लोथल। ठीक है। कच्चा माल देखिए कहाँ कहाँ से प्राप्त होता था। राजस्थान के खेतड़ी के अंचल से तांबे के लिए, दक्षिण भारत जो था सोने के लिए। ठीक है। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। खेतड़ी क्षेत्र में जो होता है मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर अर्थात जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति का विशिष्ट मृदभांड जो होता है मृदभांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे के वस्तुओं के असाधारण संपदा मिली है। ऐसे संभव क्षेत्र जो था निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो तो तांबों को भेजते थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता स्थल है, बताइएगा कौन सा स्थल है। कोटदीजी है, बालाकोट भी है, नागेश्वर भी है, रंगपुर, राखीगढ़ सभी हैं, ये सभी हैं। मैप देख लीजिए, एनसीईआरटी किताब में मैप होगा तो देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो था पूरा स्थल देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। चांदड़ो, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, सिंध, ये सारे देखेंगे, पूरा देख लीजिएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। सही है गलत? गलत है। सभी की सामाजिक स्थिति जो होता है समान नहीं हो सकती है। हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे तो सभी समझ में आता है। ठीक है। अच्छा, सामाजिक स्थिति, हड़प्पा सभ्यता की बात करा, सामाजिक स्थिति समान थी, सही है? नहीं सही, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्थिति समान थी, सही है। धौलावीरा और लोथल स्थलों की बस्ती किलेबंदी थी, ये भी सही है। धौलावीरा और लोथल दोनों स्थलों की बस्ती जो तक किलाबंदी होती थी, ये दोनों सही हैं। और असत्य कथन निकालना, असत्य तो कोई है नहीं, ऑप्शन डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, कोई असत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा से देख लेंगे एनसीईआरटी क्या लिखता है पैराग्राफ 3 में। हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आज अलग अलग राजा होते थे। धौलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। स्थलों में पूरी तरह बस्ती किलेबंदी होती थी। शहर के कई हिस्से में जो होता है दीवारों में घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा था तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाइयों पर बनाया गया था, किलेबंदी होती थी, सोच लीजिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी 2013 में पूछा गया है। यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है या करते हैं? देखेंगे, सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे, लोगों का सही चित्रण करते हैं। अगर आप सिंधु सभ्यता पढ़ें तो बता देंगे, नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे सिंधु सभ्यता में, गलत है। वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का, घोड़ों का नहीं बल्कि बैलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। ऑप्शन बी केवल सही है, ये दूसरा सही है, ऑप्शन बी है। आगे चलें, थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग यौन, वृक्ष, जन अर्थात प्राकृतिक पूजा करते थे, अर्थात देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से मिली 3 मुख वाले पुरुष की मूर्ति पशुपतिनाथ तथा मातृ देवी की पूजा होती थी, नोट करेंगे।
3 मुख वाले पुरुष की मूर्ति अर्थात पशुपतिनाथ और मातृ देवी की पूजा। आगे देखेंगे, हड़प्पा स्थलों से मिली, लिंक नोट करेंगे, हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों के, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की जोता हड्डियाँ मिली शामिल हैं। पूरा प्राण विज्ञानियों अर्थात जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत है कि सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह मतलब सूअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हुई हैं। ठीक है, हम यहाँ नहीं जान पाए, ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी जो होते स्वयं जानवरों का शिकार करते थे अथवा अखेटक समुदाय में इनका मांस प्राप्त करते थे, ये नहीं जान पाए। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी जो होता है यहाँ मिली हुई है। ठीक है, कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, आरओ में पूछा गया है। कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, सही है, लेकिन ध्यान रहे कि हड़प्पा सभ्यता विशाल मंदिर का तथा की संरचना कोई नहीं मिला है, विशाल मंदिर नहीं बनाया गया था। ठीक है, हड़प्पा वासी जो होते थे घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुरकोटदा में जो होता घोड़े की अस्थियां के साक्ष्य मिली थी, लेकिन व्यापक रूप से घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अतः माना जाता है कि सिंधु सभ्यतावासी घोड़े से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यतावासी जो होता है वे घोड़ों से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया और 2017 में पूछा गया, 5 साल के बाद। तो 2025 में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशय में जो था नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। बताइए तुरंत, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर है जो अपनी उन्नत, विकल्प देख लीजिए, अपने उन्नत जल संचयन, हमने अभी बताया है जल संचयन के कहाँ होता है, जो कृषि के संबंधन के लिए किया जाता था। कहाँ बताया था हमने, धौलावीरा, अभी बताया था ना धौलावीरा। देख लीजिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमने अभी तुरंत तो बताया कि धौलावीरा में। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जगपत जोशी ने की थी, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो था 1990-91 में किया था। यह 7 संस्कृतियों के चार चरणों में संस्कृतियों के चरणों में बांटा गया है। यह मानसर एवं मानहर नदियों के बीच कदीरा नदी पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोली जो होता है पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा से मिली है। ठीक है, जहाँ सुनामी समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। ये जो था 16 तालाब भी जो होते हैं यहाँ पर मिले हुए हैं। धौलावीरा में 16 तालाब मिले हैं। धौलावीरा जो था गुजरात के जलाशयों का प्रयोग कृषि संचयन के लिए किया जाता था, अभी आपको हमने बताया था। अन्य हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में किला अर्थात दुर्ग निचले नगर में विभाजित थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा के बांध के निर्माण कृत्रिम जलाशय जल संग्रहण के लिए किया जाता था। उत्कृष्ट जल प्रबंधन वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी जो होते हैं यहाँ पर मिले हुए हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य जो होते हैं धौलावीरा में मिले हुए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे इसमें थोड़े से, इसमें देखेंगे प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा बंदरगाह धौलावीरा से मिला है। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ मिला है, धौलावीरा से। धौलावीरा से जो होता है उत्थान और पतन के साथ सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, रोपड़ जो होता है पंजाब के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के सावधान भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, रोपड़ जो होता है मानव की कब्र के साथ जो होता है कुत्ते के सावधान भी जो होता है मिले हैं। कहाँ पर, रोपड़ में। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज प्राचीन सरस्वती के बाएं तट पर, ठीक है, नोट करेंगे, अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज
1961 में B.K. थापर ने जो था और B.B. लाल भी जो था कालीबंगा उत्खनन कराया था। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा के काल जुते हुए खेत एवं हवन कुंड और अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। नोट करेंगे, कालीबंगा में प्राक हड़प्पा सभ्यता काल के जुते हुए खेत भी मिले हैं। कालीबंगा में हवन कुंड और अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। नोट करेंगे, कालीबंगा में बेलनाकार मुहर, ऊंट की अस्थियां, मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, खोपड़ी शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी जो होते हैं यहाँ पर मिले हैं। नोट कर लेंगे। हो गया, आगे चलिए। अध्याय 2 शुरू करिए। किताब खोले रहेंगे। अध्याय 2 पढ़ चुके हैं। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, अध्याय 2 का चैप्टर। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ओलिगार्की शब्द का जो होता है निर्दिष्ट करता है। ये क्वेश्चन पीसीएस और समीक्षा दोनों में पूछा गया। ठीक है, ओलिगार्की शब्द जो होता है क्या निर्दिष्ट करता है? भूमाप, धार्मिक अनुष्ठान, पुरुष सत्तात्मक समूह शासन या ताम्रपत्र। तो क्या पुरुष सत्यात्मक, ठीक है, समूह शासन, ऑप्शन सी। देख लीजिए, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9। मगध शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, उसके पीछे सहयोगी कारण क्या थे? बहुत सारे सहयोगी कारण थे। लोहे के खाद्यान्न तो प्राप्त हुए थे, सेना में हाथी प्राप्त हुए थे, क्योंकि मगध के क्षेत्र के चारों ओर जो होता है जंगल ही जंगल थे। जंगलों से हाथी लाते थे और उनका प्रशिक्षण करते थे, उनको प्रशिक्षित करते थे। नदियों के जो होता आवागमन के मार्ग भी थे। सही है, ये सभी बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बहुत सारे कारणों के एनसीईआरटी जो लिखती है उसको बता देते हैं। ठीक है, इस विकल्प में जो था 16 महाजनपदों में से प्रमुख जो था मगध था। सबसे शक्तिशाली जनपद अगर महाजनपद कौन था तो मगध था। ठीक है, महाजनपदों में 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध अर्थात आधुनिक में बिहार है, वर्तमान में बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, बहुत सारे कारण बताते हैं। यह है कि मगध क्षेत्र की खेती की उपज खास पर अच्छी होती थी। ठीक है, खास तौर पर अच्छी होती थी। खेती की जो उपज होती थी खास तौर पर क्या होती थी? अच्छी होती थी मगध की। दूसरा है लोहे की खाद्यान्नें आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाने में सरल होता था। तीसरा, जंगली हाथियों में जो होता है क्षेत्रों में जो होता है हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होते थे। सेना के लिए क्या करते थे? महत्वपूर्ण अंग होते थे। अगला है गंगा और इनकी उपनदियां आवागमन का रास्ता सुलभ होता था। ठीक है, लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने जो होता है मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया था। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म के जो होते जो लेखक हैं, लेखकों में जो होता है मगध की महत्ता के कारण जो होता है विभिन्न प्रकार के अर्थात विभिन्न शासकों के जो उनकी नीतियाँ थी उनके कारण जो होता है बताया जाता है उसमें। ठीक है, इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री भी उनकी नीतियों लागू करते थे। इनके मंत्री भी जो थे इनकी नीतियों को लागू करते थे। प्रारंभ में जो होता है राजगृह या राजगृह आधुनिक में बिहार के राजगीर जो होता है प्रकृत नाम है, मगध की राजधानी थी। जो रोचक बात यह है कि इस शब्द का अर्थ जो था राजाओं का घर कहा जाता है। राजगाह मतलब होता है राजाओं का घर, राजगीर। समझ गए? आगे चलें। पहाड़ियों के बीच बसा जो था राजगिरी एक किलेबंदी शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे पटना कहा जाता है, जिसमें जो होता है जिसकी गंगा के रास्ते जो था आवागमन मार्ग महत्वपूर्ण अवस्थिति होती है। ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उज्जैनी मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा। उज्जैनी जो होता है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ये गलत है। मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी। 4 प्रांतिक केंद्र थे। उज्जैनी भी उसी प्रांतिक केंद्र का हिस्सा था, लेकिन राजधानी
जो होता था पाटलिपुत्र ही था मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्रों का वर्णन अशोक के अभिलेखों में है। सही है, अशोक के अभिलेख में मौर्य राजनीतिक केंद्रों का जो होता है वर्णन जो होता है मिलता है। दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। उज्जैनी मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं थी बल्कि पाटलिपुत्र थी। ठीक है, राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र थे, 4 प्रांतीय केंद्र में उज्जैनी केंद्र था। तो पहला जो होता है गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारेंगे। एनसीईआरटी आपकी लिख रही है क्या, देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र, 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोषली और स्वर्णगिरी। नोट कर लीजिए। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों से किया गया है। ठीक है, तक्षशिला उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। नोट करेंगे, तक्षशिला और उज्जैनी दोनों जो था लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक या व्यापार मार्ग पर स्थित होते थे। नोट करेंगे। ठीक है, स्वर्णगिरी अर्थात, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने के खाद्यान्न के लिए उपयोगी था। कर्नाटक में था जो सोने के खाद्यान्न के लिए उपयोगी था। ठीक है, व्याख्या समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। देखिए सही है, ब्राह्मी या प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं अशोक के जितने अभिलेख हैं। ठीक है, पश्चिम उत्तर से जो मिले हुए अभिलेख हैं वो सिर्फ अरामेइक और यूनानी भाषा में है। ठीक है, पहला सही है। अशोक के अभिलेख जो होता है यूनानी भाषा में वे लिखे गए हैं। सही है। अशोक के अभिलेख में कौशाम्बी, मास्की, मेरठ, मानसेरा में पाए गए हैं। सही है, ये भी सही है, सभी सही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी वही लिखती है जो हमने बताया है। एनसीईआरटी भी जो था वही लिखेगी जो हमने बताया है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अशोक के दरबार में आया था। ये गड़बड़ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, अशोक के दरबार में नहीं। पहला गलत है। मेगास्थनीज ने अपने विवरण में सैनिकों की गतिविधियों का संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का जो होता उल्लेख किया था। ये सही है, 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया था। क्या कौन कौन किया गया था अभी हम आपको बता देते हैं। दूसरा सही, पहला गलत है। एनसीईआरटी कक्षा 12 में लिखता है, देख लीजिएगा। एनसीईआरटी कक्षा 12 में लिख रहा है कि यूनानी राजा सेल्यूकस जो था राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, न कि अशोक के। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति बनाई, 6 उप समितियों का उल्लेख किया। कौन कौन से देखेंगे। इनमें से एक नहरों का काम नौसेना का संचालन करता था, दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, तीसरी जो होता काम का पैदल सैनिकों का संचालन करती थी, चौथी का जो होता अश्वरोही था, पांचवा जो होता है रथारोही था, और छठी जो काम हाथियों का संचालन करता था। छठा जो होता था हाथियों का संचालन करता था। ये 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है, देख लीजिए। ठीक है, आगे चलें। इसमें 2 लाइन और लिख लीजिए। दूसरी उप समिति का दायित्व संचालन विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए जो था चारे की व्यवस्था करना, तथा सैनिकों की देखभाल करने के लिए सेवकों और शिल्पकारों के नियुक्ति करना था। ये दूसरी उप समितियाँ थी अशोक। समझ गए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन, मौर्य शासकों ने स्वयं को देवपुत्र की उपाधि दी थी। जो मौर्य शासक थे स्वयं को देवपुत्र की उपाधि दी थी। गलत है, ये तो गलत है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। सही है, दूसरा सही, पहला गलत है, क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण जो होता है मौर्य काल में ही हुआ था। थोड़ा से एनसीईआरटी जो लिख रही है उसको देख लेते हैं। किस देवराय को जो था देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। किस देवराय स्वयं को जो होता था अपने को देवता के तुल्य अर्थात देवता के समान जो होता है
क्या करना, प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कारण जो था, कई कुषाण शासकों ने अपने नाम से आगे देवपुत्र की उपाधि भी थी लगाई थी। संभवतः ये चीनी प्रशासकों से प्रेरित हुए होंगे और स्वयं को जो होता स्वर्गपुत्र कहते थे। ठीक है, स्वयं को जो होता क्या कहते थे, स्वर्गपुत्र कहते थे। सुदर्शन झील की बात करते हैं। सुदर्शन झील जो था एक कृत्रिम झील है। इसमें जो होता है हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृति के एक पाषाण अभिलेखों से प्राप्त होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रादमन की उपलब्धियों का जो होता है उल्लेख करते हैं। ठीक है, उल्लेख करने के लिए बनाया गया है। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राजपाल के द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी में बह गया था। सारा पानी में क्या हो गया, बह गया। ठीक है, बह गया बताया गया था। तत्कालीन शासक रुद्रादामन, ठीक है, दमन नाम है, ने इस झील का मरम्मत कराने पर अपने खर्च की कार्रवाई की थी। ठीक है, और इसके लिए जो था प्रजा से कर भी नहीं लिए थे। कौन, रुद्रादामन। नोट करेंगे, रुद्रादमन। हो गया, आगे चलेंगे। प्राचीन इतिहास में अग्रहार शब्द का निर्देश करता है। अग्रहार मतलब क्या होता है, प्राचीन जो होता है इतिहास में अग्रहार शब्द निर्दिष्ट करता है क्या, ब्राह्मणों के दान में दिए गए भूभाग, ब्राह्मणों को दान दिए भूभाग को। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर का अन्य उपजोता प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार होता था। ठीक है, स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार होता था। आगे चलेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राकृत भाषा में प्रयुक्त सत्यवाह, नोट करेंगे, सत्यवाह और शेट्टी का अर्थ क्या था। क्वेश्चन पूछा गया, सत्यवाह का अर्थ पूछा गया है। सतवा और शेट्टी कुछ भी कह सकते, ये व्यापारी होते थे। क्या होते थे, व्यापारी। ठीक है, तमिल भाषा में मत्स्यवन कहा जाता है। प्रकृति में सत्यवाह और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। सफल व्यापारी क्या होते थे, बहुत जो होता है ये क्या होते थे, धनी हो जाते थे। याद रखिएगा, इसका मतलब होते हैं व्यापार करेगा तो धनी होगा ही, कोई भी रहेगा ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था, मतलब डिसाइफर। ठीक है, विकूटन किसने किया था, किसने किया था। विकूटन मतलब होता पढ़ना यार, मतलब अभिलेख जो अशोक अभिलेख लिखे थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, बस इसका मतलब ये समझ लिया। विकूटन नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी 2016 में पूछा गया, यूपीएससी 2016 में। तब एक लाइनर वन लाइनर तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं है। इसका मतलब आप थोड़ा सा अगर इसको पूछेगा तो थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा। अब यहाँ से याद रखिएगा, हमने आपको एक बात बताया कि एनसीईआरटी किताब से जहाँ से यूपीएससी पूछता है वहाँ से आप ज़रूर पढ़िएगा, चाहे कितना भी लंबा पेज रहे एनसीईआरटी का, क्योंकि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट कोई रास्ता भी नहीं है। और अच्छे मैटर मिलेंगे सिर्फ कहाँ, एनसीईआरटी बुक्स में। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए आपका मेहनत कहीं नहीं जाएगा, आपका मेहनत का फल जो था आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। 1837 ईस्वी में टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिशप ने नई दिल्ली में टोपरा स्तंभ लेख में अशोक के अभिलेखों की लिपि पढ़ी थी। कौन सा अभिलेख, दिल्ली में टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, टोपरा स्तंभ लेख में अशोक ने जो होता है अभिलेखों को लिपि की पढ़ी थी। जबकि अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम खोज 1750 में जो होता था तिफेंतलर ने किया था, तिफेंतलर ने जो होता किया था। ठीक है, मतलब कि पढ़ नहीं पाए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जनवरी 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर विलियम जोन्स ने भारतीय भाषाओं और शस्त्रों का अध्ययन के लिए जो होता है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी।
ठीक है, भारतीय भाषाओं और शस्त्रों का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो होता है स्थापना की थी। नोट करेंगे, आगे देखेंगे। इसने प्राचीन भारत के इतिहास में संस्कृति की खोज का अध्ययन कार्य किया। इसके बाद जो था रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम दिया गया था। रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो होता नाम दिया गया था। विलियम जोन्स ने जो होता 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया, जो एशियाटिक सोसाइटी के अनुवादित यूरोपीय भाषा में प्रथम ग्रंथ था। विलियम जोन्स ने 1789 में जो था अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा रचना, ठीक है, अनुवाद किया था, जिसे एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अनुवादित यूरोपीय भाषा में प्रथम ग्रंथ ऐसा मिलता है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत है, देखेंगे। अब विलियम जोन्स ने 1792 ईस्वी में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद प्रकाशित किया था। ठीक है, हिंदू लॉ के नाम से जो था मनुस्मृति का अनुवाद जो होता है प्रकाशित किया था। मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जेंट्रल, नोट करेंगे, जेंट्रलाज के नाम से जो था नेथेनियल हेलहाइड ने जो था 1776 में किया था। यह लंदन में जो था 1776 में जो होता नाम से प्रकाशित हुआ था। जेंटू लॉ, ए कोड ऑफ जेंटू लॉ, ठीक है, ऑर्डिनेशन ऑफ द पंडित। आगे देखेंगे, विलियम जोन्स ने 1792 ईस्वी में गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नोट करेंगे, विलियम जोन्स ने जो होता है 1792 में गीत गोविंद का जो होता है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के स्थापित हुआ था। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुआ था 1823 में। आगे देखेंगे, मैक्स मूलर ने की जो था संपादक विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। यह अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनमें से कई खंडों के अनेक भाग भी हैं, प्रकाशित हुए थे। ठीक है, यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए हैं, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही जो होता है प्रमुख है। नोट करेंगे, प्रमुख है। भारत हमें ये सिखा सकता है कि, नोट करेंगे, भारत हमें क्या सिखा सकता है नामक पुस्तक एक मैक्स मूलर द्वारा लिखी गई थी। नोट करेंगे, भारत, ठीक है, यह हमें क्या सिखा सकता है। इस पुस्तक की जो होता है लेखक हैं मैक्स मूलर, एफ मैक्स मूलर। नोट करेंगे, एफ मैक्स मूलर। ठीक है, थोड़ी सी और देखेंगे इसमें रचना, नीचे लाइन वाली रचना देख लेना। प्रिंसिप और प्रियदर्शी का क्या संबंध है। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 ईस्वी के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर जो होता है प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखी कृतियों वाला राजा का नाम लिखा है, जो कुछ अभिलेखों में राजा को अभिलेख के अध्ययन को जो होता अभिलेख शास्त्र भी कहते हैं, अभिलेख शास्त्र भी जो होता है कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक वंशी इतिहास और वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है। नोट करेंगे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक वंशी इतिहास, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका एक व्यवसाय है। श्रमण या परिव्राजक या अग्रहायिक या मागध। तो इसमें कौन सा है, पता चल गया आपको, मागध। ठीक है, किसका, मागध। ठीक है, लेकिन अब श्रमण, परिव्राजक
और अग्रहारिक, ये शब्द अगर आता है तो हमें ये समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। जब तक आप इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक क्वेश्चन में आंसर कैसे दे पाएंगे। तो अर्थ भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे, इसके लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 12 में खोलना पड़ेगा और हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 छपा हुआ है, देख लीजिए। हो गया, देख लीजिए आप। श्रमण या परिव्राजक शब्द का प्रयोग सिंधु, तपस्वी और सन्यासी के लिए किया जाता था। ठीक है, साधु, तपस्वी और सन्यासी के लिए किया जाता था। जो श्रमण हो या परिव्राजक हो, इस शब्दों का प्रयोग हम साधु के लिए, ठीक है, तपस्वी के लिए, सन्यासी के जो होता है के लिए किया जाता था। घूम घूम कर उपदेश देने वाले। अग्रहारिक जो होता था, जो दान अर्थात जो दान दी गई भूमि, ब्राह्मणों को सामूहिक दान में दी गई भूमि अग्रहार कहा जाता था, जिसकी देखभाल प्रशासन करने वाला था। ठीक है, मागध मतलब होता था इतिवृत्तों अर्थात राजभाषा, ठीक है, नोट करेंगे, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना मगध में आता था। ठीक है, ये यूपीएससी कई बार 2020 में भी एक क्वेश्चन पूछी गई थी। ठीक है, और 2016 में भी पूछी गई थी, 16 में भी पूछी गई थी, 20 में भी पूछी गई थी, 4 साल बाद। ठीक है, 20 में, 24 में नहीं पूछी गई थी, 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे चलिए। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्त की रचना हर्षेर ने की थी, जो गुप्त साम्राज्य में किस सम्राट के राज कवि थे। किस राज सम्राट के राज कवि थे इलाहाबाद में, अर्थात समुद्रगुप्त। ठीक है, किसके, समुद्रगुप्त। हो गया। हाँ, एक लाइन थोड़ा सा इसमें देखेंगे, नीचे लाइन से एनसीईआरटी लिखती है क्या। मस्तिष्क की दीक्षा और दीन दुखियों, बिहड़ियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिपूर्ति है। ये देवताओं में अर्थात कुबेर धनदेव, वरुण समुद्रदेव, इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्युदेव के तुल्य माने जाते हैं, मृत्युदेव के तुल्य माने जाते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अध्याय 3 शुरू करते हैं। अध्याय 3 देखेंगे, बंधुत्व, जात और वर्ग आरंभिक समाज। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे, पहला क्वेश्चन, आचार्य और शिष्यों की पीढ़ियों का वर्णन जिनमें उन्हें मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है, किस उपनिषद में वर्णन किया गया है। आचार्य और शिष्यों की पीढ़ियों का वर्णन जो होता है जिनमें उन्हें मातृ नाम से जो होता है विनिर्दिष्ट किया गया है, वो किस उपनिषद से लिया गया है, किससे लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। चलिए देख लेते हैं। उपनिषद में मातृ नाम बृहदारण्यक उपनिषद में है, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है। आचार्यों और शिष्यों के उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिनमें से कई लोगों के उनके मातृ नामों के निर्दिष्ट किया गया था। तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहद उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, कन्फ्यूजन मत होइएगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक शासक रुद्रारामन दमन ने जो होता है गुजरात में सुदर्शन झील के जोड़े उद्धार करवाया था। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, कि कौन कराया था। पहला आपका सही है, यही कराए थे। सातवाहन शासक सातकर्णी ने शकों में वैवाहिक संबंध जो था स्थापित किया था, दूसरा भी सही है। 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी लगाएंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में जेठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होता था। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र जो होता था विशेष भाग का अधिकारी होता था मनुस्मृति के, ज्येष्ठ पुत्र सही है। स्त्री धन पर पति का अधिकार होता था, ये गलत है। स्त्री धन पर पति का अधिकार होता था, ये गलत है। स्त्रियों की संपत्ति
अर्जन के 6 तरीके बताए गए थे, ये सही है। स्त्रियों के संपत्ति के अर्जन के 6 तरीके बताए गए थे, ये भी जो होता सही। पुरुषों के अर्जित करने के 7 तरीके हैं, अब स्त्रियों के जो होता है 6 बताए गए हैं। इस अगर पुरुषों के पूछा जाए धन अर्जित करने के 7 तरीके कौन है? पहला तो विरासत मिलता हो, दूसरा अगर खोज कर लिया हो, तीसरी चीज़ जो होता है अगर खरीद लिया हो, चौथा विजित करके, पांचवा निवेश करके, ठीक है, फिर कार्य करके। तो 7 जो होता है बताए गए हैं पुरुष के, और महिलाओं के जो होता है कितना? 6 बताया गया है, ठीक है। स्त्रियों के अच्छा 6 अर्जन आप थोड़ा से देख ही लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके थे, विरासत मिलना, खोज करना, खरीद लेना, विजित करके, निवेश कर लेना और कार्य कर लेना के द्वारा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। 5 ये 7 तरीके बताए गए, जबकि स्त्रियों के कितने तरीके हमने बताया? 6, ठीक है। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने का 6 तरीका थे। पहला वैवाहिक अग्नि के सामने, ठीक है, वैवाहिक है अर्थात अग्नि के सामने ही होता था ना। बधुगमन के साथ मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में, भ्राता माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, ठीक है। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट वह सब कुछ जो होता है अनुरागी पति जो होता है उससे ऊपर प्राप्त हो, ठीक है, पति से उसे प्राप्त हो। अनुरागी का मतलब होता है कि जो पति से उसे प्राप्त होता हो, ठीक, वह सब भेंट। आगे चलेंगे। मध्यम निकाय, पाली भाषा में लिखा गया मध्यम निकाय ग्रंथ मध्यम निखिल की किससे संबंधित है? बौद्ध से। नोट करेंगे, बौद्ध से, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी बौद्ध और जैन की चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बौद्ध और जैन। चलिए पहले पढ़ लेते। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ जो था मध्यम निकाय, इसमें एक धनाढ़ शूद्र की कहानी है जो एक राजा अवंती के पुत्र बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद हिस्सा है। यद्यपि ये कहानी अक्षरशः सत्य नहीं था, यह तथा बौद्धों के जो था वर्ष संबंधी रवैयों को दर्शाता है, ठीक है। ये कहानी भी सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्य रचनाओं पर विचार कीजिए और इन रचनाओं को सही कालक्रम में कौन है, ठीक है, सही कालक्रम में बैठाइए निम्नलिखित साहित्य का। चलेंगे। चलिए बताएंगे कालिदास के नाटक के बारे में। पहले कौन इसमें आया था? कालिदास, ये पाणिनि या भरत मुनि या जो था बौद्ध ग्रंथ है? तो पहले जो होता पाणिनि की अष्टधाई है, इसके बाद बौद्ध ग्रंथ सबसे पुराना त्रिपिटक, इसके बाद जो होता है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, फिर कालिदास का नाटक है। ये आपका क्रम बैठा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए विकल्प कौन, ऑप्शन ए लगा दीजिए, 2 4 3 1, ठीक है। एनसीईआरटी में आप पढ़ लीजिएगा, आपको बता दे रहे हैं। चलिए 500 ईसा पूर्व में पाणिनि के अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण मिलता है। 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व में प्रमुख धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया धर्मसूत्र। 500 से 100 ईसा पूर्व में जो होता आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक रामायण और महाभारत संस्कृत में लिखा गया है। लगभग 200 से 200 ईस्वी तक ले जो था मनुस्मृति अर्थात संस्कृत में तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन किया गया है। लगभग 100 ईस्वी की बात करें, चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ जो होता है संस्कृत में लिखा गया है, चरक और सुश्रुत संहिता। 200 ईसा पूर्व में ईस्वी में जो होता है ईस्वी से पुराणों का संकलन संस्कृत में किया गया, सभी संस्कृति में किया गया। 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में लिखा है, ठीक है। 400 से 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल और गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। जैन ग्रंथ का संग्रहण भी जो था प्राकृत में लिखा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 24, अध्याय 4 खोलिए। अध्याय 4, अध्याय 4 में विचारक, विश्वास और इमारतें और विकास, ठीक है, इसमें चलेंगे। आपको ईसा पूर्व 600 ईस्वी से ईसा पूर्व जो होता 600 तक ले, ईसा संवत 600 तक ले जो होता आपको पढ़ना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिएगा। सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, यह उत्तरा अध्ययन सूत्र, ठीक है। इसमें कौन से बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है? जाहिर सी बात है, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक है ही है, उत्तरा अध्ययन सूत्र नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो होता है बौद्ध ग्रंथियों से संबंधित हैं। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। अब इसकी व्याख्या बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में जो लिखा गया है उसको पढ़ना जरूरी है। सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध ग्रंथ है, जबकि उत्तरा अध्ययन सूत्र जो होता है जैन ग्रंथियाँ हैं। उत्तरा अध्ययन सूत्र क्या है? जैन ग्रंथियाँ हैं। बुद्ध के जो तक किसी भी संभाषण को जो तक जीवन काल में लिखा नहीं गया है, याद रखिएगा। उनके मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं सदी ईस्वी के पूर्व उनके शिष्यों ने जो था ज्येष्ठ और ज़्यादा वरिष्ठ श्रवण की एक सभा वैशाली जो होता है बिहार में स्थित वैशाली पाली भाषा के रूप में बुलाई गई थी। वहीं पर जो होता वहाँ पर ही जो होता है उनकी शिक्षाओं का संकलन जो होता है किया गया था, ठीक है। इन संग्रहों को त्रिपिटक अर्थात शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों में रखने के लिए जो होता है 3 टोकरियाँ थी। शब्दार्थों के लिए होता है त्रिपिटक क्यों कहा गया? कि जो शब्दार्थ थे भिन्न प्रकार के ग्रंथों को जो होता रखने के लिए 3 टोकरियाँ थी, ठीक है, त्रिपिटक कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे। विनय पिटक का नाम सुने होंगे, ये तो कई बार पूछा गया। विनय पिटक में जो था संघ या बौद्ध मठों से रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं सूत्र पिटक में रखी गई हैं। शिक्षाएं सूत्र पिटक में, ठीक है, नोट करेंगे। दर्शन से जुड़े विषय जो था अभिधम्म पिटक में आए हैं, ठीक है। जब बौद्ध धर्म के पूर्व जो था एशिया में फैला तब फासियान और श्वेन त्सांग ने तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से जो था भारत आए थे। यह हमने पहले कक्षा 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा दिया था, ठीक है, पढ़ाया था। आगे देखिएगा, समय नहीं है, बस 1 ही घंटा की क्लास मिलता है, फिर जो था ऑफलाइन क्लास चलती है। ऑनलाइन क्लास में टेस्ट सीरीज नहीं बना पाते पूरा, ठीक है, लेकिन जो तक कोशिश करते हैं आप लोगों का ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि मतलब 1 महीने में जो था बहुत सारे क्लासेज जो था समाप्त हो जाए। आगे चलेंगे। मगध और राज, नोट करें, मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के जो होता है बीच संवाद का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ये भी हमने आपको बताया था सूत्र पिटक में। मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच जो था संवाद का वर्णन किस ग्रंथ में मिला है? सूत्र पिटक में। हमने इसके पहले बताया था कक्षा 7 की 8 एनसीईआरटी में, ठीक है। आप चलेंगे। सूत्र पिटक में जो था मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच जो होता है बातचीत का वर्णन किया गया है। इसमें बुद्ध ने बताया कि सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा के माप कर दिए गए हैं, ठीक है, पूर्व निर्धारित मात्रा में जो होता माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता है, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, बुद्ध ने कहा था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ऐसा ये साहित्य दर्शन मानने वाले मानते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं ये सब ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो होता है तीर्थंकर का सही वर्णन करता है? तीर्थंकर का जो होता है सही वर्णन करता है। तीर्थंकर का मतलब हो जाएगा महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, ठीक है। महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन के नदी के पार पहुंचाते हैं वही तीर्थंकर कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा तीर्थंकर अगर शब्द आ गया
इसका मतलब होता है कि जैन ग्रंथों से जुड़ा हुआ शब्द है, और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है तो पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको एनसीईआरटी में जैन धर्म में अगर है तो क्या लिखा गया है वहाँ पर देख लेते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। चलिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से जो होता है, पहले 23 शिक्षक थे, हो चुके थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुंचाते थे, तीर्थंकर कहलाते थे। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जो होता है जीवन होता है। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार में जो होता है जीवन होता है। ठीक है, जीवों के प्रति जो होता है अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को ना मानना जैन दर्शन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने जो होता संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को जो होता है प्रभावित किया था। ठीक है, जैन मान्यता के अनुसार जो होता है जन्म और पुनर्जन्म चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए जो होता है त्याग और तपस्या जरूरत होती है, तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए जो होता है मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। ठीक है, इसलिए जो होता है मुक्ति के लिए होता है विहारों में निवास करना जो होता है एक अनिवार्य नियम बन गया है। ठीक है, जैन साधु के जो होता साध्वी 5 व्रत करते थे। कौन कौन? हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य अर्थात अमृषा और धन संग्रह नहीं करना। ये जैन परंपरा जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत करते थे, ये होता था। ठीक है, आप जान गए होंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समय नहीं थोड़ा स्पीड में चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिएगा। बौद्ध संघ की संचालन पद्धति गणों की परंपरा पर आधारित थी। ठीक है, बौद्ध संघ की जो होता संचालन पद्धति जो थी गणों की परंपरा पर जो होता आधारित थी। सही है, ठीक है, गणों की परंपरा पर आधारित थी। थोड़ा सा भी बता देंगे इसमें। बुद्ध के माता प्रजापति अर्थात बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली थ्योरी थी। ठीक है, सही है, गौतमी उनकी मौसी थी। ठीक है, चलिए, पहली क्या थी? थ्योरी थी, मतलब भिक्षुड़ी, जिसे भिक्षुणी कहा जाता है, अर्थात भिक्षुणी अर्थात भिक्षुड़ी थी, पहली भिक्षुड़ी थी। ठीक है, थ्योरी का मतलब दोनों जो होता सही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम एनसीईआरटी लिखता है, क्या लिखता है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है उसमें, इस क्वेश्चन से वहाँ से लाया गया है। इस पैराग्राफ से क्या लिखा गया है? संघ का संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपराओं पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर ये संभव नहीं होता था तो मतदान के द्वारा निर्णय लिया जाता था। ठीक है, मतदान के द्वारा। दूसरा, शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध की प्रिय शिष्य आनंद ने जो होता है बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में शामिल आने की अनुमति प्राप्त की थी। ठीक है, किसने? किसके कहने पर? शिष्य आनंद के कहने पर। याद रखना, महिलाओं को बौद्ध धर्म में जो होता है गौतम बुद्ध ने जो होता है महिलाओं को शामिल किया, किसके कहने पर? अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। बुद्ध की जो होता उपमाता प्रजापति गौतमी संघ में जो होता आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आईं और वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर वे थ्योरी बनी, जिसका मतलब होता है कि महिलाएं जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो वो थ्योरी कहलाती है। ठीक है, जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो। तो ये था बुद्ध के बारे में थोड़ी सी कहानी। अभी बुद्ध के बारे में प्राचीन इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, बस आप पढ़ते रहिएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अशोकावदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अशोकावदान जो होता है अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको बताया गया, पढ़ाया गया है कक्षा 6 क्लास में। ठीक है, बौद्ध धर्म में थोड़े से एक लाइन इसमें पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ एक लाइन इसमें। ठीक है, अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों पर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनवाने का आदेश दिया था। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है, थ्योरी गाथा तो आप समझ ही गए होंगे, जैन साहित्य का भाग नहीं है थ्योरी गाथा।
थ्योरी गाथा ये एक अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। आपको अभी बताया था ना थ्योरी गाथा इसके ऊपर। और सभी जो होता मतलब यही नहीं है, और सभी जो होता है जैन साहित्य के सूत्र, कृतांग, बृहत कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र, ये सभी जो होता है जैन साहित्य से जुड़े हुए। थ्योरी गाथा नहीं है। थ्योरी गाथा के बारे में थोड़े से देख लीजिए। थ्योरी गाथा एक अनूठा बौद्ध ग्रंथ का सूत्र पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित ग्रंथों का संकलन किया गया। किसमें? भिक्षुणियों के द्वारा जो होता है रचित ग्रंथों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। ठीक है, अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र जो था आरंभिक जैन साहित्य के भाग माने जाते हैं। नोट करेंगे, ये सभी जैन साहित्य के भाग हैं, नोट करिए। आगे चलें। यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय, नोट करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को समान रूप से विद्यमान थे? तब भोग के अतिपरिहार, ये नहीं, ये अलग अलग थे। तब भोग के अतिपरिहार अलग थे। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये दोनों लोगों में भी थी। ठीक है, ये दोनों लोगों में थी। कर्मकांडों का फलवत्ता का निषेध था, ये भी था। कर्मकांड जो थे किए जाते थे, ये दोनों का जो होता उन्होंने विद्यमान, दोनों को समान रूप से विद्यमान था। ठीक है, और तप और भोग की परिहार ये नहीं था पहला। तो दूसरा तीसरा था, तो वही रूल अपनाएंगे कि जिसमें पहला गलत हो, ए गलत है, इसमें भी पहला ए गलत है, ए इसमें तो ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बस थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। चलिए, क्या में लिखता है एनसीईआरटी किताब, प्राचीन इतिहास के संदर्भ, जो प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बौद्ध और जैन धर्म दोनों के वेद जो था प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों के फल पर निषेध समान रूप से विद्यमान थे, परंतु तप और भोग की जो था अतिपरिहार दोनों में समान रूप से नहीं किया गया था। जैन धर्म में तो तप की अबाधिता प्रारंभ ही जो था विद्यमान रही है, जबकि बौद्ध धर्म में जो होता है भाग जो होता तप के अति निंदा की है। ठीक है, मध्य मार्ग अपनाने पर बल दिया है। क्या? मध्य मार्ग अपनाने पर बल दिया गया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो होता है कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन मान्यताओं के अनुसार जो होता है जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो होता है कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र में मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। ये संसार में के जो था त्याग से ही संभव हो पाता है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। ठीक है, ये सही लिखते हैं जैन धर्म में। बौद्ध धर्म के अनुसार जो होता है विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है। ठीक है, यह आत्मविहीन अर्थात आत्मविहीन मतलब आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। ये क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन में अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयाक्त के बीच जो था मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। सही भी, दोनों लोग अपने अपने विचार जो होते हैं अपने अपने तरीक़ों से दिए हैं। ठीक है, ये दोनों विचार अपने अपने तरीक़ों से दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय नहीं है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, आगे चलें। निम्नलिखित कथनों में कौन से जो होता कथन जैन साहित्य के अनुरूप हैं? यूपीएससी 2013 में पूछा गया। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। क्या? अभी अभी हमने अब बताया है, इन्होंने यही लिखा था ना, पहला सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती। जैन धर्म में तो हमने बताया अभी अभी, ये सही बात है। देख रहे हैं 2013 में कुछ और पूछ रहा है, 2017 में कुछ और पूछ रहा है, 2016 में कुछ और पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो देखेंगे वही पूछ रहा है ना। अगर अच्छे से एनसीईआरटी व्याख्या पढ़ते हैं तो क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है, तो सारे क्वेश्चन देखेंगे वही मिल जाएगा आपके। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएससी के जो होता है 60 से 70 क्वेश्चन, पीसीएस में रहे चाहे कुछ भी रहे। ठीक है, आगे देखेंगे। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य उसका अंत करना चाहिए। सही है, ये भी जो था तीनों सही है। ये जैन धर्म का तीनों वाणी सही है, ऑप्शन नंबर डी। और इसको हमने बता दिया है। ठीक है, इसको हमने बता दिया, कीड़े मकोड़े में जीवन होता, पुनर्जन्म, झूठ बोलना ना करना, ये हमने बता दिया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? परिव्राजक जो होता है परित्यागी या भ्रमणकारी कहलाता है। क्या सही है? सही है। ठीक है। भ्रमण जो होता उच्च पद पर प्राप्त पुजारी होता था, गलत है। भ्रमण नहीं, श्रमण जो होता उच्च पद पर प्राप्त पुजारी होता है, ये गलत है। श्रमण जो होता है ये कठिन परिश्रम करता था, अभी आगे बताया नहीं। उपासक जो होता बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी था, ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए। आगे चलेंगे, अभी बता दे रहे हैं। व्याख्या थोड़ी सी देख लीजिए। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। परिव्राजक शब्द का अर्थ होता है भटकता हुआ सन्यासी, परित्यागी या भ्रमणकारी। ठीक है, परिव्राजक शब्द का अर्थ क्या होता है? परित्यागी, भ्रमणकारी या भटकता हुआ सन्यासी होता है। ठीक है। श्रमण का अर्थ होता है जो श्रम करता है, परिश्रम करता है या खुद को जो होता परिश्रमी करता है। ठीक है, परिश्रम करता है। ये शब्द जो होता है गैर ब्राह्मणवादी तपस्वी धर्मों के समांतर रहे, लेकिन वैदिक धर्म के अलग होने के लिए आया था। ठीक है। श्रमण जो होता है परंपरा में कुछ रूप से जो होता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अन्य जैसे आजीविका शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें श्रमण में नोट करेंगे। आगे देखेंगे। उपासक ये बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए प्रयोग में आता था। उपासक क्या? बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए उपासक आता था। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था उपासक के बारे में। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट करता है, बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनाता है। देख लीजिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अच्छे से तो बहुत बेटर होगा। व्यवहार में बौद्ध धर्म, सुत पिटक के लिए जो होता है लिए गए उदाहरण में जो होता है बुद्ध सिंगल के नाम से एक अमीर गृहपति का सलाह दे रहे हैं। ठीक है, सिंगल के नाम से एक अमीर गृहपति को जो होता क्या रहे सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों कर्मचारियों की 5 तरह से जो होता देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्चा करके, उनके जो होता सुस्वाद जो होता भोजन बांट कर, समय समय पर उन्हें छुट्टी दे करके। ठीक है। कुछ लोग जो होता है नोट करेंगे, कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों में रखा गया था। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, थोड़ा सा इसमें विस्तृत लिख लीजिएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा हमने क्वेश्चन छोड़ दिया है। पूरी कहानी बड़ी लंबी थी और लंबी कहानी के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। हम क्वेश्चन बताते हैं कि कहाँ से बनता है क्वेश्चन, वहाँ से आपको बता दे रहे हैं। थोड़ी चीज़ें मेहनत पे एनसीईआरटी आप भी थोड़ी करिए। ठीक है, सारी जिम्मेदारी एक टीचर पे नहीं रखी जा सकती। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्पना है। पहला सही है, गलत है। कथन सही गलत है, क्योंकि केंद्रीय संकल्पना है, गलत है। बोध सत्य जो होता की अवधारणा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से, हीनयान नहीं है बल्कि महायान संप्रदाय से ये है। ये देखिए हीनयान लिख दिया था, ध्यान नहीं दिए तो सही मानना पड़ता। ठीक है, महायान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है बोध सत्य, पहला गलत है। बोध सत्य अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ कौड़ामय माना गया है, सही है, सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्माण प्राप्त जो था निलंबित करता है। तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, इसका मतलब 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी मारिए। थोड़ा सी एक लाइन केवल पढ़ेंगे, बस एक लाइन। बोध सत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है, जो सार्वभौमिक मुक्ति से विश्वास रखता है। सार्वभौमिक अर्थात सभी के मुक्ति में विश्वास रखता है। बोध सहित एक ही व्यक्ति है जो निर्माण तक पहुंचने में सक्षम है। इसके साथ ही यह अन्य प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में यह सहायता करता है, चाहे स्वयं का निर्माण प्राप्ति में विलम्ब हो जाए। ठीक है, चाहे स्वयं प्राप्ति में विलम्ब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें 2 लाइन और देख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार बोध सहित एक सहज इच्छा युक्त करुणामय रवैया रखता है।
तथा स्वयं के साथ जो था अन्य प्राणियों को प्रबोध मार्ग पर चलने में मदद करता है। हीनयान धर्म का केंद्रीय संकल्पना अर्थ है जो केवल स्वयं के कल्याण की आकांक्षा करता है। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रमुख बौद्ध सत्व हैं, बौद्ध धर्म के प्रमुख बौद्ध सत्व हैं। ठीक है। अवलक्तेश्वर अर्थात पद्मपाण, ये चिन्ह जो था कमल का फूल है जिसे वज्रपाण। मंजूश्री है, सामंतभद्र है, मैत्रेय है। भावी बुद्ध जो पृथ्वी पर आएंगे और बुद्ध के जीवन में एक बोधिसत्व 10 आधारों पर भूमियों में होकर गुजरता है, मैत्रेय में कहा गया है। ठीक है। आगे देखेंगे, ये बौद्ध मत का धर्म है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्लास खत्म होने वाला है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो होता है समीक्षा अधिकारी, ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी 2013 में पूछा गया, आरओ में इस बार पूछा गया था। 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था, आरओ में पेपर हुआ तो वहाँ पूछा गया, पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या बहुत अच्छी है, जब आप पढ़ लेंगे व्याख्या पढ़िएगा। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। शैलकृत गुफाएं हैं, ये जो होता है गलत है। शैलकृत गुफाएं नहीं, एलोरा में पाए जाएंगे शैलकृत गुफाएं। ठीक है। बादामी में नहीं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी, ये भी गलत है, ये भी जो होता है गलत है। एलोरा में गुफाएं जो होता है विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं, ये सही है। तीसरा सही है और पहला दूसरा गलत है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन सी। चलिए, हमने एनसीईआरटी से बुक्स की किताब से उठाया गया, अब थोड़ा से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा की जो औरंगाबाद में पड़ता है, शैलकृत गुफाएं का निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। 3 धर्मों पर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म को समर्पित है। एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों में समर्पित है, पीसीएस में पूछा गया है और एआरओ दोनों में। ठीक है। कौन कौन से? बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म को समर्पित हैं। 34 गुफाओं में से 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के बारे में है। 34 गुफा है, उनमें से 1 से 12 तक जो होता बौद्ध धर्म है। फिर 13 से लेकर के 29 तक जो होता है हिंदू धर्म है। 13 से 29 तक हिंदू धर्म है और 30 से 34 तक जो होता है जैन की गुफाएं मिलती यहाँ पर है। ठीक है। इसका निर्माण जो था राष्ट्रकूट शासन के काल में हुआ था। एलोरा के निर्माण किसके? राष्ट्रकूट शासन के काल में हुआ था। ठीक है। भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृतियाँ बादामी की गुफाएं ना होकर जो था सम्राट अशोक के काल में बनाई गई बराबर की गुफाएं हैं। ठीक है। बादामी की गुफाएं नहीं, प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृतियाँ कौन है? बराबर की गुफाएं, अशोक के काल में बनवाई गई बराबर की गुफाएं हैं। बराबर का मतलब होता है बिहार, बराबर का मतलब क्या? बिहार की गुफाएं। ठीक है। अशोक ने अपनी 3 गुफाएं कड़ चौपार, सुदामा और विश्वकर्मा का निर्माण करवाया था। ठीक है। अशोक ने 3 गुफाएं बनाई थी, कौन कौन? ठीक है। 3 गुफाएं बनाई थी, सुदामा, विश्वकर्मा का निर्माण जो होता उन्होंने कराया था। ठीक है। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी जो होता बराबर की पहाड़ियों में लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण कराया था। लोमस ऋषि की गुफा का जो होता है निर्माण कराए थे, नोट कर लेंगे। ठीक है। बादामी की गुफा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बादामी गुफा, बादामी कर्नाटक चालुक्य की राजधानी थी। बादामी क्या थी? कर्नाटक अर्थात बादामी कर्नाटक चालुक्यों की राजधानी थी। हिंदू धर्म 3, जैन धर्म 1 आधारित 4 गुफा मंदिर मिलता है। ठीक, हिंदू धर्म के 3 है, जैन धर्म के 1 है, 4 गुफा मंदिर स्थित हैं। ठीक है। यह एक राट कट वास्तुकला से है जो पुरानी कन्नड़ भाषा में लिखे गए एक शिलालेख के अनुसार राक मंदिर जो था 6ठी शताब्दी का है। कितने? 6ठी शताब्दी का है। गुफा नंबर 1 में 4 गुफाओं में सबसे पुरानी है। गुफा की छत पर जो था नटराज के रूप में भगवान शिव के चित्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। गुफा नंबर 1 में जो होता है गुफाओं में सबसे पुरानी है और गुफा की छत पर जो होता है नटराज के रूप में भगवान शिव के जो होते हैं चित्र मिलते हैं। गुफा नंबर 2 में भगवान विष्णु के और उनके कई अवतारों को समर्पित है। गुफा नंबर 3 में ब्राह्मणवादी के रूप में प्रेरित। इस प्रकार विष्णु के कई अवतारों में जैसे
पर वासुदेव, भूवराह, हरिहर और नरसिम्हा की विशाल आकृतियां भी गुफा नंबर 3 में दिखाई देती हैं। ठीक है। गुफा नंबर 4 जो होता है जैन विचारधारा पर आधारित है। इसमें भगवान महावीर के विशाल छवि दिखाई गई है। ठीक है, महावीर की जो था विशाल इसमें छवि दिखाई गई है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे गुफा नंबर 4 में। ठीक है, ये 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। अच्छा, नीचे दिखाया गया। हाँ देखिए, इससे संबंधित 2015 में पूछा गया था, इन्हें क्रोनोलॉजी ज़रा पूछी गई थी, इसमें जो था क्रोनोलॉजी भी जो था पूछी गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो था बार बार अगर क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कि आपको इसको जो था ध्यान से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर आपको कल एनसीईआरटी क्लास 12 का ही पढ़ के आना, क्लास 12 का ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप। लेकिन भाग 1 किताब पढ़े थे, भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में प्राचीन इतिहास के कुछ विषय होंगे जो मध्यकालीन से जुड़े होंगे। किससे होंगे? मध्यकालीन। ये तो आज प्राचीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन कल जो होता है मध्यकालीन से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आधुनिक से जुड़े हुए पढ़ेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, हम वहाँ से क्वेश्चन आपको बताएंगे, यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, चलिए। भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूपीएससी 2014 में पूछा गया। चलेंगे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर जो था अनेक देवी संगीतक और नीचे की ओर जो था दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, ये अजंता की गुफा में मिलता है। ये सही है, ये अजंता में है, ये सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें देवी पृथ्वी की गहरे विक्षुब्ध सागर में उबारते हुए जो था दिखाए गए, ये माउंट आबू पर्वत पे मिलता है। गलत है। ठीक है, ये माउंट आबू पर्वत पे नहीं होता है, इनका अवतार जो था प्रतिमा उदयगिरी, जो उदयगिरी माउंट आबू पर्वत नहीं बल्कि उदयगिरी, नोट करेंगे, उदयगिरी पहाड़ी पर। और उदयगिरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ठीक है, ये गलत है, ये उदयगिरी पहाड़ी, दूसरा गलत है। तीसरा है, विशाल गुलाशों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा का अवतरण मिलता है ममल्लमपुरम में। सही है, दूसरा जो था सही है। तो ये था आज का जो होता है क्लास 12 का जो होता है एनसीईआरटी, ये समाप्त हुआ। ठीक है, क्लास 12 का अर्थात 12 का एनसीईआरटी आज हमने समाप्त कर लिया। अब फिर जो तक आप एनसीईआरटी कक्षा 12 का पढ़िएगा, कक्षा 12 का एनसीईआरटी ले लीजिएगा भाग 2, उससे ये तो प्राचीन था, उसमें मध्यकालीन के बारे में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन के बारे में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी डेली पढ़ेंगे, अपडेट होते रहेंगे। हाँ, थोड़ी सी इसमें एक प्रॉब्लम हुआ होगा कि बीच में थोड़ा सा माइक वगैरह में थोड़ी यहाँ गड़बड़ थी, तो उसको देख लीजिएगा, उससे आवाज़ धीमी हो गई होगी। ठीक है, तो आप चैनल में अगर हमारे नए हों तो सब्सक्राइब करके जो होता है लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपके लिए मेहनत हो रहा है, और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो होता है जोड़िए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।